इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रोटेशन के बारे में समझने वाले हैं। सो रोटेशन का आइडिया बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से आता है। पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए, राइट। जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 लिए, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो उनके आर्ग्यूमेंट का एंड एक उनके मॉड्यूलस का, राइट। ये दो चीज़ें जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्ग्यूमेंट हमेशा ऐड हो जाते हैं एंड जो मॉड्यूलस हमेशा वो प्रोडक्ट में चले जाता है। फाइन, तो इसको समझते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करने से रोटेशन क्यों हो रहा है, राइट। इसको समझना पहले इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, कोनीज मेथड क्या है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला सबको आता भी है, बट समझना इंपॉर्टेंट है ताकि जब एक्चुअल में जब अच्छा क्वेश्चन आए तो उसमें अटके नहीं हम लोग। तो सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक नंबर 1 प्लस आयोटा लिया एंड इसको एक मैंने दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा से मल्टीप्लाई किया। सिंपल है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये आ जाता है -1 प्लस आयोटा, राइट। अब अगर मैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को अगर आर्गेंट प्लेन में नोट करें, समझें कि आर्गेंट प्लेन में कैसे बनाया जा सकता है इन सबको, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, फील आ जाएगी। तो सपोज मैंने एक ये पॉइंट ओरिजिन लिया एंड सपोज ये वाला पॉइंट मैंने 1,1 लिया, या फिर इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना Z1 है, सपोज ये समझ लेते हैं, ये Z1 है। एंड एक और पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट एक लिया और ये अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सेस है एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z2 से नोट कर रहा हूँ। तो अगर मैं Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट है Z1, ये Z2 एंड ये चीज़ Z3 है। तो Z3 कहाँ पे आ रहा है, -1 प्लस आयोटा पे। तो -1 प्लस आयोटा अगर मैंने मार्क किया तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, राइट। ये -1 प्लस आयोटा वाला पॉइंट है, इसको हम Z3 से बोल सकते हैं। सो अब एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है जो हम ऑलरेडी समझ में भी आती है कि भाई Z3 जो है उसका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 जो है वो सबको दिख रहा है कि वो 3π/4 है एंड उसकी जो वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है, राइट। एंड ये भी सबको समझ में आ रहा है कि मॉड Z2 जो है वो 1 है। अभी हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिया, राइट, एंड उसको हमने सर्टेन एंगल से रोटेट किया, सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट किया। एंड वो एंगल थीटा क्या है वो डिपेंड करता है कि Z1 की इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। जितना एंगल से हमें रोटेट करना है उस हिसाब से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 चूज कर सकते हैं। तो हमने जब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया तो हम Z3 के अलॉन्ग आ गए, राइट। तो ये समझने वाली बात है कि जब भी हमें रोटेशन का कंसेप्ट लेके आ रहा है तो वो चीज़ एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन से जनरेट हो रही है। तो ये ऑलरेडी क्लियर है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, राइट। एंड ऑलरेडी एक चीज़ एक और क्लियर होती है हमें कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस Z1 इंटू मॉड्यूलस Z2। तो अगर मॉड्यूलस Z2 जो है, अगर ये वाली चीज़ जो है वो 1 है, राइट, तो रोटेशन करने के बाद भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। तो एक यहाँ तक क्लियर होगा सर, आई थिंक। सो अभी इसको हम फॉर्मूला बेस समझते हैं कि अगर पहली चीज़ की, जैसे मैंने यहाँ पे जिस पॉइंट के आउट रोटेट किया है पॉइंट को, वो पॉइंट मैंने ओरिजिन लिया। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ओरिजिन के अबाउट हमें रोटेशन करना पड़े, हमें ओरिजिन के अलावा भी एक पॉइंट ले सकते हैं जहाँ पे हमें रोटेट करना पड़े। तो फिर उसको कैसे समझना है वो देखते हैं अभी। तो सपोज मैंने एक पॉइंट लिया एंड फिर से मैं नए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करता हूँ। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट Z1 लिया एंड Z1 से एक वेक्टर स्टार्ट होता है जो Z2 पॉइंट तक जाता है, राइट। एंड Z1 से एक और पॉइंट लेते हैं, जो एक और पॉइंट कनेक्ट करते हैं। सपोज ये वाला पॉइंट जो है Z3 है, राइट। एंड अभी मुझसे बोला जाता है कि मुझे Z1 Z2 को रोटेट करके Z1 Z3 का राउंड लेके जाना है, फाइन। और ऐसा करने के लिए जो एंगल का डिफरेंस जो आने वाला है, राइट, ये एंगल की वैल्यू हमें दे दी जाती है कि ये एंगल सपोज थीटा है। तो इन सब में क्या रिलेशन होगा वो हमें जनरेट करना है, राइट। ये सब गिवन है कि Z1 Z2 वेक्टर था, उसको हमने थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है ताकि हम Z1 Z3 वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाए। तो इन सब के अंदर रिलेशन हमें आना चाहिए, तो हमें अब समझना है इस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
जो कि पैरेलल टू रियल एक्सिस है। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू रियल एक्सिस। इसका यूज ये है कि हम हर एक वेक्टर का आर्ग्यूमेंट पहले देखेंगे, हर एक वेक्टर का आर्ग्यूमेंट क्या है। तो इस लाइन को जैसे मैं एक्सटेंड कर दूँ अगर Z1 Z3 लाइन को, तो इस तरह एक्सटेंड कर सकता हूँ। एंड इसी तरह मैं एक दूसरी लाइन को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ Z1 Z3 वाली को। इसको अगर हमने एक्सटेंड किया इस तरह से, ठीक है। सो जो Z1 Z2 वाली लाइन है उसका सपोज आर्ग्यूमेंट हम समझते हैं कि सपोज θ1 है, एंड Z1 Z3 वाली जो लाइन है उसका आर्ग्यूमेंट समझते हैं कि हम θ2 है। तो ये ऑब्वियस हो जाता है काफ़ी कि θ2 की जो वैल्यू है, θ2 जो है दैट इज़ इक्वल टू θ1 प्लस θ। और हम सिर्फ अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें Z1 Z2 Z3 θ में एक रिलेशन लेके आना है, ताकि उस रिलेशन की हेल्प से इन चार में से कोई भी एक चीज़ अगर अननोन हो तो हम फाइंड कर सकें, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ मल्टीप्लिकेशन से भी शो कर सकते हैं, एंड यहाँ भी डायग्राम से भी दिख रही है कि क्या हो रहा है। सो अभी हम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आयोटा θ2 इक्वल्स टू आयोटा θ1 प्लस आयोटा θ, राइट। एंड अब हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको कि e रेज टू आयोटा θ2 इक्वल्स टू e रेज टू आयोटा θ1 एंड इंटू e रेज टू आयोटा θ, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है यूलर्स फॉर्म, राइट। जैसा पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वैसे यूलर फॉर्म भी होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को मॉड z इंटू ई रेज टू आयोटा θ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 माइनस z1 है, तो मैं z2 माइनस z1 को लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1 इंटू ई रेज टू आयोटा θ1। θ1 उसका आर्ग्यूमेंट है। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ई रेज टू आयोटा θ1 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं z2 माइनस z1 अपॉन मॉड z2 माइनस z1, राइट। तो इस वैल्यू को हम इन दो जगह पुट करने वाले हैं, ई रेज टू आयोटा θ1 को भी गैप करते हैं और ई रेज टू आयोटा θ2 को भी गैप करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऐसा अगर करते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो ई रेज टू आयोटा θ2 को लिखा जा सकता है z3 माइनस z1 डिवाइडेड बाय मॉड z3 माइनस z1। सेकंड को लिख सकते हैं z2 माइनस z1 अपॉन मॉड z2 माइनस z1 इंटू ई रेज टू आयोटा θ, फाइन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया फिक्स, जो हमें याद रखना है अच्छे से। एंड इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन का सेंस क्या लिया गया था, कि हमने वेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे जब हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, राइट, तो एंगल हमने प्लस थीटा में लिया है। अगर इसी चीज़ को अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं, इस तरह रोटेट करते तो माइनस थीटा ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, θ1 के अंदर ये जो प्लस थीटा किया है, क्योंकि हमने क्या किया इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते सपोज, तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे कि θ1 इक्वल्स टू θ2 माइनस थीटा, यानी कि ऐसा भी ले सकते हैं θ1 इक्वल टू θ2 प्लस माइनस थीटा, राइट। यानी कि हमने ऐसा क्लॉकवाइज मूव किया। तो डिपेंड करता है जिस फॉर्म में डायग्राम गिवन हो, जिस फॉर्म में क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए उस फॉर्म में तो रोटेट कर सकते हो। तो इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को नाम देना स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, PQ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके PR के अलाउंग लेके गया, फाइन। इसको अगर हमें PR को अगर रोटेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर हमसे ऐसी फील पूछे कि PR वेक्टर है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करके PQ की डायरेक्शन में लेके आओ, राइट। तो फॉर्मूले को हम जो ई रेज टू आयोटा थीटा उसको उस साइड भेज सकता है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि z2 माइनस z1 अपॉन मॉड z2 माइनस z1 इक्वल्स टू z3 माइनस z1 अपॉन मॉड z3 माइनस z1 इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा। मैथमेटिकली ईजी है ऑब्जर्व करना। सो आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। एंड अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एंड सपोज एक हेक्सागन है अपने पास, एंड उसके वर्टेक्स गिवन है, 2 वर्टेक्स गिवन है, एंड 1 + 2 आयोटा वाला वर्टेक्स है, एंड 3 + 5 आयोटा एक दूसरा वर्टेक्स है। एंड अब हमें बाकी जो सारे वर्टेक्स है वो ढूंढने हैं।
राइट, ये अपना टास्क है। तो ऐसा इस एग्जांपल को सॉल्व करने से हमें क्या होगा कि फील आ जाएगी कि रोटेशन को यूज कैसे करना है। तो बचावट है वो गिवन है, बाकी सब हमें फाइंड करना है। फाइन। सो अभी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो गिवन है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, ऑलरेडी गिवन है रेगुलर हेक्सागन। तो अब हमें कौन रूल कैसे लगाना है ये समझना है। तो अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। एक ऑप्शन मेरे पास ये आता है, सपोज मैं सबसे पहले Z3 को टारगेट करता हूँ सपोज, एंड अगर हमें Z3 को टारगेट अगर करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम एक Z1 Z3 को कनेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इस एक ये लाइन एंड फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 30 डिग्री है, राइट, ये एक ऑप्शन हो सकता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर ऐसे मूव करता हूँ 20 डिग्री, राइट। एक ऑप्शन ये है कि मैं जो वेक्टर Z1 एंड Z2 को कनेक्ट करता है उस वेक्टर को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके Z3 की डायरेक्शन में चले जाऊँ, फाइन। या फिर मेरे पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं जो वेक्टर Z1 Z2 कनेक्ट कर रहा है उसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करके Z3 डायरेक्शन में चला जाऊँ, राइट। अब दोनों ही में अपने अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। अगर मैं Z2 के बाद रोटेट करता हूँ तो मुझे साइड लेंथ के बारे में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आने वाले हैं, जो Z1 Z2 कनेक्ट करते हैं और जो Z3 Z2 कनेक्ट करते हैं, वो दोनों सेम है। बट अगर मैं Z1 के अबाउट रोटेट करता हूँ तो फिर मुझे Z1 Z3 कनेक्ट करने वाले वेक्टर की लेंथ और Z1 Z2 कनेक्ट करने वाले वेक्टर की लेंथ के अंदर जो रिलेशन है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से करके देखते हैं ताकि हमें एक बार सेटिस्फाई हो जाए कि कौन रूल एक्चुअल वर्क कैसे कर रहा है एंड थोड़ी फील आ जाएगी, ठीक है। तो हम Z3 फाइंड करते हैं एंड अगर हमें Z3 फाइंड करना है तो मॉड Z1 माइनस Z3, तो मैं रोटेशन अबाउट Z1 यूज़ कर रहा हूँ अभी, रोटेशन अबाउट Z1 एंड देखते हैं क्या होता है। सो दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, तो हम इसको ऐसा एक Z2 से अगर हम मल्टीप्लाई ड्रॉ करें तो उसको बाइसेक्ट करेगा एंड अभी समझ में आ रहा है कि मॉड Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 इंटू कॉस 30 डिग्री है, राइट। तो चीज़ हमें समझ में आ जा रही है। तो यहाँ से एक रिलेशन पता लग गया कि मॉड Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू √3 टाइम मॉड Z1 माइनस Z2, फाइन। इसको हम यूज़ कर लेंगे कॉनिजी रूल में, तो लगाते हैं रूल। तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ, इस वाले वेक्टर की, तो वेक्टर कैसे आ रहा है कि हमने Z1 Z2 वाले वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री से, तो अभी अभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि इससे इसको अगर कट किया हमने, इससे इसको कट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू √3 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू e⁻⁴/6। एंड अब सिर्फ Z3 अननोन है, Z1 पता है हमें, Z2 माइनस Z1 पता है, तो वैल्यू डाल देते हैं। फटाफट देखते हैं क्या होता है। Z1 कितना है 1 + 2 आयोटा, एंड उसको राइट साइड कर रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे है √3 इंटू Z2 माइनस अगर Z1 किया हमने तो दिस इज 2 + 3 आयोटा 1 2 5 - 2 3 एंड e⁻⁴/6 जो है, अब ये पता होना चाहिए कि e⁻θ क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये हो जाएगा √3/2 cos 30 डिग्री आयोटा sin 30 डिग्री, फाइन। एंड अब थोड़ी कैलकुलेशंस है जो कि हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन की एंड Z3 फाइंड कर लिया, लाइक राइट टर्म्स को सेग्रीगेट कर लिया, लाइक यहाँ से 2 बाहर लिया पहले एंड ये √3/2 यहाँ पे एंड जस्ट मल्टीप्लाई एंड फिर रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट अलग। तो ये तो कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये हमने रोटेशन किया था अबाउट Z1 एंड अब अगर हम रोटेशन अबाउट Z2 करते हैं एंड इसको समझते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो रोटेशन अबाउट Z2 करते हैं, तो उसके अबाउट रोटेशन करते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है कि Z3 माइनस Z2
अपॉन मॉड Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z2। एंड अब इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम किसको रोटेट कर रहे हैं। तो हम इस वाले वेक्टर को रोटेट करना चाहते हैं। कौन से वेक्टर को? Z2 के आउट रख के इस वाले वेक्टर को हम रोटेट करना चाहते हैं। इस वाले वेक्टर को हम 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं। तो अभी जहाँ पे जो ई के साथ आएगा वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 120 डिग्री लिखना पड़ेगा मुझे। तो ई टू माइनस आयोटा 2π/3 फाइन। एंड इससे भी सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हो जाना चाहिए सॉल्व। तो इससे अगर देखें तो क्या आना चाहिए? सेम चीज़ है एंड ट्राई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। एंड अब हम लिखना स्टार्ट करें तो Z3 माइनस Z2 इज दिस थिंग Z1 माइनस Z2 नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ -2 माइनस 3 आयोटा। एंड इसको अगर हम लिखना चाहें तो आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा √3/2। एंड जस्ट सिंपली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं एंड Z2 की वैल्यू भी पुट करनी है 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा एंड +2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 + आयोटा √3/2। ओके, तो समझते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? रियल पार्ट अलग करना है। तो 3 + 2/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3√3 -3√3/2। तो ये रियल पार्ट हो गया क्योंकि इससे मैच कर रहा है, सेम। एंड आयोटा के साथ अगर हम देखते हैं तो क्या क्या आएगा? एक तो आ रहा है 5 एज इट इज़ एंड यहाँ से आ रहा है आयोटा के साथ 3/2, 5 + 3/2 एंड यहाँ से बाकी आ रहा है 2√3/2 यानी कि √3, राइट। तो ये वाला पार्ट भी इससे मैच कर रहा है। तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे रोटेशन करना है, बट सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है। एंड जिन वेक्टर्स को रोटेट कर रहे हैं उनकी लेंथ के बारे में आइडिया होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। एंड बाय डायग्राम ये गलती में समझ देना कि Z2 जस्ट Z3 के जस्ट ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। एक रफ डायग्राम बना के दिया है यहाँ पे तो चमक गया होगा। एंड सिमिलरली अगर Z4 अगर फाइंड करना है तो Z4 फाइंड करने के भी काफ़ी मेथड्स हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि Z4 को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया, 60 डिग्री से रोटेट किया, राइट। इस तरह फाइंड किया जा सकता है क्योंकि टोटल एंगल 120 है और ये डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसको यूज कैसे करना है। तो जब भी ट्राइंगल आ जाए, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर आ जाए जिसमें कुछ डेटा गिवन है, हमें उसके एंगुलर पॉइंट के एंगुलर के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड हमसे वर्टेक्स फाइंड करने पूछा जाए, राइट, या फिर कभी डिस्टेंस पूछी जाए या फिर लेंथ पूछी जाए, कुछ भी पूछी जाए, तो हम कोनी रूल यूज कर सकते हैं। तो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है क्योंकि इसकी हेल्प से हम ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं तो कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट करके रखे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं इनको। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? पैरेलल वेक्टर्स कैसे डिफाइन करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे डिफाइन करना है, कौन साइक्लिक पॉइंट होगा तो कौन रूल से कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सारे आसान चीज़ें। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें थोड़ी टफ है, जैसे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, राइट। तो एक सर्किल की अगर डायमीटर के एंड पॉइंट की मैंने तो हम सर्किल की इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं रोटेशन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्किल, मतलब सपोज हमने एक ऐसा सर्किल लिया एंड उसके सपोज एंड पॉइंट्स पे, सॉरी एंड पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट दिए और उन पॉइंट पे हमने टेंजेंट्स अगर ड्रॉ किए तो वो किस पॉइंट पे कट करने वाले हैं, राइट। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं कोनी रूल की हेल्प से। फिर हम एक डिटेल में चीज़ पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ एंड आर्क, राइट। तो इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक कवर करने वाले हैं। मैं बोल देता हूँ पहले, इतने सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं।
राइट। एंड बाकी पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर कॉन्साइक्लिक ये सब समझता है। एंड आई होप ये रूल यूज कैसे करना है समझ में आ गया होगा। ओके, सो सपोज ऐसा भी गिवन कि दो पॉइंट गिवन है, ए एंड बी, एंड ये Z1 ये Z2, एंड और दो पॉइंट गिवन है C एंड D, एंड सपोज ये वेक्टर Z3 एंड ये वेक्टर Z4, एंड ये गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z3 जो होगा या तो 0 हो जाएगा या फिर पाई हो जाएगा, जैसे भी डायरेक्शन लेना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने CD वाले वेक्टर को 0 डिग्री से रोटेट किया, यानी कि हमने जस्ट क्या किया, उसको जस्ट शिफ्ट किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है, राइट। तो ए बी की डायरेक्शन में दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं फिर कि ये जो चीज़ होगी ये क्या हो जाएगी, एक रियल नंबर हो जाएगी, राइट। तो ईजी है, फाइन, समझ गया होगा। अच्छा, अगर हमें परपेंडिकुलर के बारे में बात करनी कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, तो जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो हमें जस्ट 90 डिग्री से रोटेशन की फील्ड लेनी है, राइट। एक वेक्टर ऐसा एंड एक और वेक्टर लिया हमने जो कि इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे है। तो अभी क्या करना है समझ लेते हैं। जो रेड वेक्टर उसमें 2 पॉइंट Z1 Z2 गिवन है, एंड इस पे 2 पॉइंट Z4 Z3 गिवन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 एंड देन प्लस और माइनस 5/2, राइट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू प्लस और माइनस 5/2, या फिर हम जब कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका आर्गुमेंट 5/2 आता है, तो उस चीज़ को यूज कर सकते हैं कि दिस थिंग इज प्योरली इमेजिनरी। तो इससे हमें समझना है कि जैसे कभी ऐसा रेशो अगर प्योरली इमेजिनरी आता है, राइट, जो कि तो चीज़ें 90 डिग्री पे होंगी, तो ये सब ऑर्थो सेंटर फाइंड करते वक्त, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते वक्त काम आता है। तो हमें फटाफट आइडेंटिफाई कर लेना है जब भी ऐसी चीज़ आती है। तो आई होप इतना क्लियर है। एंड अभी हम पढ़ते हैं कि कौन साइक्लिक, 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है, उसको कैसे समझना है, राइट। सो अगर कौन साइक्लिक होंगे तो क्या होगा, तो हमने 4 पॉइंट लिए। सो ये 4 पॉइंट हमने एक सर्किल पे लिए हैं जो कि कौन साइक्लिक है। सो अब जब भी पॉइंट अगर कौन साइक्लिक है तो हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। लाइक मैं एक सिंपल बोलता हूँ कि जो कॉर्ड है जो Z3 और Z4 को कनेक्ट करती है वो कोड सर्कमफेरेंस पे हमेशा सेम एंगल बनाएगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होने वाला है, राइट। तो हम इसे रोटेशन की हेल्प से शो कर सकते हैं कि अगर हमने ये एक वेक्टर लिया Z3 माइनस Z1, उसको हमने थीटा से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हम Z4 माइनस Z1 की डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, ओके जस्ट अ मिनट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि Z3 माइनस Z2 को हमने रोटेट किया है थीटा से एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ से क्या दिख जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2, तो दोनों आर्ग्यूमेंट सेम है, कौन सा क्लिक है। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ है Z4 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1, एंड इसको लेफ्ट साइड क्या आता है डिवीजन में लिख सकते हैं, Z3 माइनस Z2 और Z4 माइनस Z2,
राइट, लाइक आर्ग्यूमेंट ऑफ सम ए इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बी है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बाई बी जीरो हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये सारा नंबर जो दिया है वो नंबर क्या हो जाएगा, रियल, प्योरली रियल। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले के यूजर फॉर्म में भी दिखा के लिख सकते थे कि ये प्योरली नंबर रियल आना चाहिए, या फिर यहाँ से भी समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z2। एंड अगर कोई नंबर रियल होता है तो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। फिर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है अभी क्या किया गया है यहाँ पे। फाइन, तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट आ गए समझ में। एंड अभी हम सर्किल का डायमीट्रिक फॉर्म समझते हैं कि उसको कैसे डिफाइन करना है। तो उनका सर्किल ड्रॉ किया एंड ये सपोज हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, ये Z1 गिवन है एंड ये Z2 गिवन है, राइट। ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स है, एंड ये भी पॉइंट फिक्स है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट है जो वेरी कर रहा है। और अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट है तो हमारे पास ये चीज़ हमेशा रहने वाली है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z प्लस पाई बाई टू, राइट, प्लस पाई बाई टू, क्योंकि जिस डायरेक्शन में किया एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि Z2 माइनस Z अपॉन इक्वल्स टू पाई बाई टू है। तो इसका मतलब Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z जो है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट ज़ीरो कर देंगे हम, तो यहाँ से सर्किल की इक्वेशन आ सकती है। तो रियल पार्ट मतलब ये पूरा नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का एडिशन ज़ीरो। तो Z2 बार माइनस Z बार ऑन Z1 बार माइनस Z बार इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इससे हम सर्किल की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। और तो ये भी समझ में आ गया होगा। फाइन, अब एक अच्छी चीज़ पे चलता है काफ़ी कि एक सर्किल गिवन है एंड उसके दो पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है एंड फिर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो जैसे उसका जो फॉर्मूला याद कर सकते हो, राइट। तो सर्किल सेंटर्ड ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट किया सकता है। तो किसी भी सर्किल को तुम सेंटर को ओरिजिन पे ला सकते हो, ये पॉइंट ओरिजिन है। एंड हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसके सर्कमफेरेंस में। सपोज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड यहाँ में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की एंड सिमिलरली यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड यहाँ पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की एंड ये लाइन जो है इसी फिक्स पॉइंट पे जाकर कट कर रही है। कोई पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम Z लिखते हैं एंड ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। सपोज ये वाला पॉइंट Z1 है एंड ये वाला पॉइंट Z2 है। फाइन, एंड अब ये जो सारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेडियस होगी एंड ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस होगी। एंड और जो अगर हम सबको नाम देना स्टार्ट करें O P Q T, तो ये भी ऑब्वियस है कि PT इक्वल्स टू QT है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हम यहाँ पे कोनीज रूल लगा सकते हैं। किस तरह लगाना है, एक कैसा लगा सकते हैं कि अगर हमने इस एंगल को अगर थीटा समझा तो ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर पाई माइनस थीटा हो सकता है रेडियंस में, क्योंकि ऐसी जो फिगर बनती है वो उसमें कौन साइकिल का आता है, चारों पॉइंट। ये एंगल 90 है दोनों, टेंजेंट और रेडियस के बीच वाले। तो हम एक बार हम ओरिजिन के अबाउट कोनीज रूल लगाते हैं और एक बार पॉइंट टी के अबाउट कोनीज रूल लगाते हैं। तो एट ओरिजिन अगर हम लगाएं तो हम ऐसा सकते हैं कि Z1 माइनस 0
अपॉन मैग्नीट्यूड r की रेडियस है इक्वल्स टू z2 माइनस 0 अपॉन रेडियस r इंटू ई रेज टू आयोटा पाई माइनस थीटा। तो एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, जिससे कैंसिल हो गया कि z1 इक्वल्स टू z2 इंटू -1 इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा। z1 z2 में रिलेशन यहाँ से आ गया। ऐसे ही रिलेशन हम यहाँ से ला सकते हैं कि एट पॉइंट टी हम रोटेट करें, अगर पॉइंट टी क्या रोटेट करें तो हम क्या कर रहे हैं कि पी टी को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज क्यू टी की डायरेक्शन लाने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं z2 माइनस जेड अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू z1 माइनस जेड अपॉन पी टी इंटू ई रेज़ टू आयोटा। अब यहाँ पे ये बहुत ऑब्वियस है कि कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ से भी रिलेशन आ गया कि z2 माइनस जेड इक्वल्स टू z1 माइनस जेड इंटू ई रेज़ टू आयोटा थीटा। तो इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है। तो मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि थीटा एलिमिनेट हो जाए। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा z1 इंटू z2 माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस z2 इंटू z1 माइनस जेड। ई रेज़ टू आयोटा थीटा और ई रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा कैंसिल होगा। ओके, तो अभी हमें सिर्फ जेड वाले टर्म एक साइड लेके आना है। तो क्या मिल जाएगा z1 z2 माइनस z1 z माइनस z2 z1 प्लस z2 z। सो 2z1 z2 इक्वल्स टू z इंटू z1 प्लस z2। ओके, तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि z इक्वल्स टू 2z1 z2 अपॉन z1 प्लस z2। तो ये तब है जब जो हमने सर्किल लिया है उसका सेंटर ओरिजिन है। तो कोई भी सर्किल हो, राइट, अगर कोई ऐसा सर्किल भी अगर आता है इस टाइप का जिसका सेंटर सपोज अल्फा है, राइट, और यहाँ पे कुछ पॉइंट z1 डैश एंड z2 डैश के हम शिफ्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। इसमें सेंटर 0 एंड पॉइंट z2 हो जाए एंड फिर अगर हम टेंजेंट और एक चीज़ हम यूज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये जो 4 पॉइंट है O P Q T वो क्या कॉन्साइक्लिक है। तो उनके कॉन्साइक्लिक होने का भी रिलेशन है। ये कभी ऐसे 4 पॉइंट आए O T P Q है और ये कॉन्साइक्लिक है, ये 90 है, ये ओरिजिन है। तो इसको हमने z1 से लिखा, इसको हमने z2 से लिखा, इसको हमने z से लिखा, ये तो ओरिजिन है। तो इनके कॉन्साइक्लिक होने की भी यही कंडीशन हो गई। तो दोनों चीज़ समझ में आ गई हमें। तो आई होप ये क्लियर है एंड थोड़ा कोई उनका यूज़ समझ में आया। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक सेकंड, ये जो रेगुलर एग्जाम्पल है वो वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि हम जिस तरह से क्वेश्चन गिवन हो जैसा हमें ईजी लगे यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इक्वेटर ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी एंड एक आर्क, राइट। एंड एक चीज़ हमने छोड़ दी है, कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।